स्रोतों के अनुसार हनुमान सीता जी को अशोक वाटिका में खोज चुके हैं, लेकिन कहानी यहाँ मतलब खत्म नहीं होती। हाँ, बल्कि एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका केंद्र है हनुमान का अगला अहम सोचा समझा कदम। कि उन्होंने लंका में जानबूझकर टकराव क्यों बढ़ाया। हाँ, और रावण को क्या संदेश भेजा। हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि हनुमान की रणनीति क्या थी, उनके हर कदम के पीछे का उद्देश्य क्या था। और हाँ, लंका पर उसका क्या असर पड़ा तुरंत। सही। चलिए इस महत्वपूर्ण अध्याय का विश्लेषण करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए, सीता जी का पता लगाना मिशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। पर हनुमान ने यह समझा कि सिर्फ खबर लेकर लौट जाना काफी नहीं होगा। मतलब राम की सेना जब आएगी तो उन्हें पता तो हो कि दुश्मन कितना मजबूत है। अच्छा, तो उन्हें एक तरह से रेकी करनी थी। हाँ, एक तरह से लंका की ताकत, उसकी कमजोरियां और खासकर रावण का मिजाज, उसका अहंकार, ये सब जानना जरूरी था। और यहीं से उनकी अगली योजना शुरू होती है। तो खोज के फौरन बाद उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। वो वाटिका जो रावण को बहुत प्यारी थी। ये सिर्फ मतलब गुस्से में या आवेश में किया गया काम तो नहीं लगता है ना? नहीं नहीं, ये गुस्सा कम और रणनीति कहीं ज्यादा थी। देखिए, अशोक वाटिका रावण के निजी अभिमान, उसके ईगो का प्रतीक थी। हाँ। उसे नष्ट करना किसी सैन्य ठिकाने पर हमला करने से ज्यादा अपमानजनक था रावण के लिए। अच्छा। ये एक तरह का, कह सकते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था। ये देखने के लिए कि लंका का डिफेंस सिस्टम कितनी जल्दी और कैसे रिएक्ट करता है। और राक्षसों में डर कैसे पैदा किया जाए। एग्जैक्टली। और ये रावण को सीधी चुनौती थी कि देखो, राम का दूत आ चुका है तुम्हारे घर में। और प्रतिक्रिया हुई भी जोरदार हुई होगी। हाँ, बिल्कुल। खबर मिलते ही पहले जम्बूमाली को भेजा गया। हनुमान ने उसे आसानी से खत्म कर दिया। रावण ने 5 सेनापतियों को भेजा, एक बड़ी सेना के साथ। 5 सेनापति? और हनुमान ने उन सभी का संहार कर दिया। यहां देखने वाली बात यह है कि हनुमान सिर्फ मार नहीं रहे थे, वो लंका की सैन्य क्षमता की परतें उधेड़ रहे थे, एक एक करके। हर जीत के साथ वो राक्षसों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ा रहे थे और रावण को मजबूर कर रहे थे कि वो अपने और ज्यादा शक्तिशाली योद्धा भेजे। तो ये एक तरह से इंटेलिजेंस गैदरिंग भी थी युद्ध के मैदान में। बिल्कुल। मामला इतना बढ़ गया कि रावण को अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजना पड़ा। अपने बेटे को? उस युद्ध का अंत भी अक्षय कुमार की मृत्यु से हुआ। हाँ, और ये रावण के लिए बहुत बड़ा, मतलब पर्सनल झटका था। जाहिर है। अक्षय कुमार की मृत्यु ने रावण के क्रोध को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। अब ये लड़ाई पर्सनल हो गई थी। अब रावण ने स्थिति की गंभीरता समझी होगी। हाँ, और अब उसने अपना शायद सबसे बड़ा तुरुप का इक्का चलने का फैसला किया। यानी इंद्रजीत। वही, इंद्रजीत। उसने आते ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो मतलब ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक अचूक और बहुत ही शक्तिशाली दिव्यास्त्र माना जाता है। यहाँ हनुमान का कदम बहुत दिलचस्प है। वो चाहते तो शायद। हाँ, ये अद्भुत सूझबूझ का क्षण था। देखिए, हनुमान ब्रह्मास्त्र की शक्ति को शायद विफल कर सकते थे, उनमें वो क्षमता थी, लेकिन उन्होंने उसका मान रखा। खुद को उसके प्रभाव में आने दिया। पर क्यों? क्योंकि उनकी योजना थी रावण के दरबार तक पहुंचना, शत्रु के हेडक्वार्टर्स में, अंदर तक। ओह। और एक मजेदार बात यह भी है कि जब राक्षसों ने उन्हें साधारण रस्सियों से बांधा, तो कहते हैं ब्रह्मास्त्र का प्रभाव खुद ही खत्म हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि माना जाता है कि दिव्य अस्त्र किसी बंधे हुए या असहाय पर काम नहीं करता। खैर, वो पहुंच गए रावण के दरबार में। और वहां पहुंचकर भी उनका आत्मविश्वास, उनकी निडरता कमाल की थी। बिल्कुल, निडर होकर खुद को राम का दूत बताया और रावण को सीधी चेतावनी दी, सीता को सम्मान सहित लौटा दो, वरना विनाश निश्चित है। रावण तो भड़क गया होगा। जाहिर है, उसने तुरंत हनुमान को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी विभीषण। हाँ, तभी विभीषण का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया कि दूत का वध करना धर्म और नीति के विरुद्ध है। ये घटना हमें लंका के अंदर के मतभेद और विभीषण के चरित्र की झलक भी देती है। सही कहा। तो मौत की सजा बदल दी गई। अपमानित करने के इरादे से पूंछ में आग लगाने का हुक्म दिया गया। हाँ, राक्षसों ने कपड़े लपेटकर तेल डालकर आग लगा दी, पर शायद उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि वो हनुमान को एक हथियार थमा रहे हैं। उन्होंने सजा को ही अपना हथियार बना लिया। बिल्कुल, ये उनकी हाजिर जवाबी और शायद पहले से सोची गई योजना का ही हिस्सा था। फिर क्या हुआ? उन्होंने तुरंत अपना आकार बदला, वो बंधन तोड़े और अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगाना शुरू कर दिया। पूरी लंका में? सोने की लंका? चपेट में। ये तो सिर्फ इमारतों का जलना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ भौतिक क्षति नहीं थी, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था।
लंका की अजेयता का जो मिथक था उसे तोड़ना राक्षसों का मनोबल तोड़ना। और रावण के अहंकार पर सीधी चोट करना। इस आग ने सिर्फ इमारतें नहीं जलाईं, इसने रावण के शासन की नींव में भी कह सकते हैं दरार डाल दी। ये लंका के आखिरी पतन का साफ संकेत था। अपना काम पूरा करके हनुमान वापस सीता जी के पास गए, उन्हें छोटा सा आश्वासन दिया हाँ, संक्षेप में और फिर एक लंबी छलांग लगाकर समुद्र पार करके महेंद्र पर्वत पर वानर सेना के पास लौट आए। वहां तो जोरदार स्वागत हुआ होगा। जाहिर है, वहां उन्होंने पूरी यात्रा का ब्यौरा दिया, कैसे खोजा, सीता जी से क्या बात हुई, राक्षसों से युद्ध और सबसे महत्वपूर्ण लंका दहन। फिर सब किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा में हनुमान ने सीता जी की चूड़ामणि राम को सौंपी, वो निशानी। हाँ, वो केश आभूषण जो न सिर्फ सीता जी के जीवित होने का प्रमाण था, बल्कि राम के प्रति उनके अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी। उसे देखकर राम की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही होगी, खुशी भी, दुख भी। और प्रतिशोध का दृढ़ संकल्प भी। युद्ध के लिए मंच अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यही है, जैसा हमने शुरू में कहा, कि हनुमान का मिशन सिर्फ सीता का पता लगाना भर नहीं था। हाँ, उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक लंका की सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों ताकतों का आकलन कर लिया रावण को सीधे चुनौती दे दी। और अपने पराक्रम से दुश्मन के मन में गहरा डर बिठा दिया। लंका दहन सिर्फ आगजनी की घटना नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। बिल्कुल, जिसने आने वाले युद्ध की अनिवार्यता तय कर दी। इसने राम की भावी सेना की ताकत का पहला प्रदर्शन किया और रावण के दंभ को सीधी चुनौती दी। सोचने वाली बात है कि कैसे एक दूत का ये एक रणनीतिक कार्य हाँ, युद्ध की पूरी दिशा को प्रभावित करने में इतना निर्णायक साबित हुआ। ये सिर्फ कुछ इमारतें जलाने से कहीं ज्यादा गहरी बात थी।